मैं जयकरण यादव बैक टू एजुकेशन पे आपका हार्दिक है अभिनंदन एवं स्वागत। प्यारे बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा है हिंदी का समास का। समास हमारी 2 क्लास हो चुकी, पहली और दूसरी। आज हमारी क्लास है तीसरी। तो प्यारे बच्चों, जो समास का टॉपिक है ये सभी कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। भारत में कहीं पर भी किसी भी राज्य में जिस पेपर में हिंदी आती है उसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन समास का जरूर आता है। तो हमारे 2 क्लास हो चुकी, तो तीसरी क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है द्वंद्व समास। प्यारे बच्चों, समास 6 प्रकार के होते हैं हिंदी में, और पदों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो द्वंद्व समास मैंने करवा दिया, लेकिन उसमें कुछ उदाहरण बचे हैं तो हम उसको रिपीट कर लेते हैं। द्वंद्व शब्द का अर्थ होता है जोड़ा। द्वंद्व शब्द का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। जिस समास में दोनों पदों में क्या हो? जोड़े का भाव। तो प्यारे बच्चों, उसमें कौन समास रहेगा? द्वंद्व। जैसे माता और माता के साथ किसका जोड़ा लगेगा? पिता का। तो माता पिता का। इसी प्रकार राधा और कृष्ण, सीता राम। और कभी कभी जोड़े का भाव रहेगा और कभी कभी दोनों पद हैं ये एक दूसरे क्या रहेंगे? विलोम रहेंगे। ये एक दूसरे क्या रहेंगे? विलोम। जैसे दिन का, रात, सुख का, दुख। तो प्यारे बच्चों, 2 पद रहेंगे। तो द्वंद्व समास में कभी कभी तो जोड़े का भाव रहेगा और कभी कभी क्या रहेंगे? विलोम। तो उस शब्द में कौन समास रहता है? द्वंद्व समास रहता है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास के दोनों पदें प्रधान होते हैं। जिस समास के दोनों पदें प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। और इस समास का विग्रह करने पर और या अथवा का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? और या अथवा का प्रयोग करते हैं। तो आता है जैसे आ जाए दाल रोटी, तो प्यारे बच्चों इसका समास विग्रह क्या होगा? दाल और रोटी। देश विदेश, तो इसका विग्रह क्या करेंगे? देश और विदेश। आस पास, तो इसका समास विग्रह होगा आस और पास। प्यारे बच्चों, जहां जोड़े का भाव होगा, मैंने पहले बताया था, अगर बच्चों जोड़े का भाव रहेगा तो उसमें हम उसका समास विग्रह करने पर और का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? और का। जब जोड़े का भाव होता है जैसे माता पिता, तो इसमें विग्रह क्या होगा? और का। और प्यारे बच्चों, जब विलोम का भाव रहेगा, दोनों पद क्या रहेंगे? विलोम। दोनों पद क्या रहेंगे? विलोम। तब हम उसमें किसका प्रयोग करेंगे? या का। या का प्रयोग होगा दोनों पदों में। जो विपरीत भाव होगा, विलोम शब्द का भाव होगा, तब हम उसका विग्रह में क्या करेंगे? या का। अगर जहां जोड़े का भाव रहेगा तो उसमें किस करेंगे? और का। जैसा आ जाए भला बुरा, भला बुरा। तो प्यारे बच्चों, इसका समास विग्रह कैसे करेंगे? तो करेंगे भला या बुरा। भला या बुरा। याद रखना, या का प्रयोग तभी होगा जब दोनों पदों में विलोम का भाव रहेगा, उल्टा। और का प्रयोग जहां जोड़े का भाव रहेगा। तो प्यारे बच्चों, ये उदाहरण करवा दिया था मैंने। आना जाना, इसमें कौन समास है? द्वंद्व समास है। आस पास द्वंद्व समास है। अपना पराया, इसमें द्वंद्व है। देश विदेश द्वंद्व है। कपड़ा लत्ता द्वंद्व है। बहु बेटी द्वंद्व है। शीतोष्ण द्वंद्व है। शुभ लाभ, शुभ या लाभ, इनमें कौन सा है? द्वंद्व समास। प्यारे बच्चों, कभी कभी द्वंद्व समास में 3 उदाहरण आ जाएंगे। कभी कभी कितने उदाहरण आ जाएंगे? 3 उदाहरण है। जैसे 3 उदाहरण पिछली कक्षा में नहीं करवाए, अब करवाता हूं मैं। जैसे एक तरफ लिख दिया हमने समास, दूसरी तरफ लिखेंगे समास विग्रह। जैसे प्यारे बच्चों आ जाए तन मन धन। तन मन और धन। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था समास में कितने पद होते हैं? 2 पद। और जिस समास में 1 पद रहेगा उसमें कभी भी समास नहीं रहेगा। तो समास के लिए 2 पद या 2 से अधिक। तो बच्चों, इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। अब आपसे कहें तन मन धन का समास विग्रह कीजिए, तो हम इसका विग्रह ऐसे नहीं करेंगे। तन
मन्ने और धन्य, ऐसे भी नहीं करेंगे, तन्ने और मन्ने धन्य, तो इसका सही समास विग्रह होगा तन्ने मन्ने और धन। प्यारे बच्चों इसका समास विग्रह क्या होगा, तन्ने मन्ने और धन, और क्या करेंगे धन, ये इसका सही समास विग्रह है, तन मन्ने धन। इसी प्रकार आ जाए अगला उदाहरण, लाल पाल बाल। तो प्यारे बच्चों इसका समास विग्रह सही क्या होगा, तो इसका सही समास विग्रह होगा लाल पाल और बाल, लाल पाल और बाल। इसी प्रकार आ जाए घोड़ा बोगी पालकी, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, बोड़ा, क्या करोगे घोड़ा बोगी पालकी, तो घोड़ा बोगी और क्या करेंगे पालकी। इसी प्रकार कपड़ा लत्ता और धन, तो कपड़ा लत्ता और धन। ये तो पहला समास की परिभाषा है द्वंद्व की। प्यारे बच्चों सेकंड परिभाषा, इसमें प्रश्न किस प्रकार के पूछेंगे, जैसे देखिए सेकंड परिभाषा क्या है इसकी, प्यारे बच्चों 1 से लेकर 9 तक संख्या, नौ तक की संख्या, 1 से लेकर 9 तक की संख्या, 1 से लेकर 9 तक संख्या, और संख्या 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। बच्चों सेकंड परिभाषा क्या द्वंद्व समास की, 1 से लेकर 9 तक संख्या, 1 से लेकर 9 तक संख्या का अर्थ होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और संख्या 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। इन संख्याओं को छोड़कर, किनको 1 से लेकर 9 तक संख्या और 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इनको छोड़कर जो भी संख्या है, इनको छोड़कर प्यारे बच्चों जो भी संख्या आएगी उसमें कौन सा समास रहेगा, द्वंद्व समास, उसमें कौन सा रहेगा द्वंद्व। तो इन संख्याओं में द्वंद्व क्यों नहीं है बच्चों, इन संख्याओं में एक पद है, इन संख्याओं में कितने पद हैं, एक पद, और समास के लिए कितने पद होने चाहिए, 2 पद या 2 से अधिक पद। और संख्या है, इनको छोड़कर जो और संख्या है, जैसे और संख्या है 25 है 26 है 42 है 65 है 86 है, और संख्या में कितने पद हैं, 2। तो प्यारे बच्चों 1 से लेकर 9 तक संख्या और 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इनको छोड़कर जो भी संख्या आ जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, द्वंद्व समास, उसमें क्या करेंगे द्वंद्व। उसमें संख्या समझकर द्विगु मत करना, द्विगु मत क्या होता है, पहला पद क्या होता है संख्यावाचक, लेकिन इसमें दोनों पद क्या रहेंगे संख्यावाचक। 1 से लेकर 9 तक और 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 को छोड़कर जो भी संख्या आ जाए उसमें क्या रहेगा, द्वंद्व समास। तो प्यारे बच्चों इनमें द्वंद्व क्यों नहीं है, इन संख्याओं में एक पद है, इन संख्याओं में कितने पद हैं, एक पद है, और संख्या उसमें कितने पद हैं, 2 पद। जैसे आ जाए 25, अब हम उदाहरण निकालते हैं, जैसे देखिए 25 एक तरफ समास है, सेकंड तरफ है समास विग्रह। तो प्यारे बच्चों ये उदाहरण आ जाए 25, सबसे पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए, आपसे पूछ ले 25 और 25 शब्द में कौन सा समास है, तो प्यारे बच्चों इसमें क्या है, द्वंद्व समास। तो कौन सा समास है, द्वंद्व। और जैसे से आप इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह कैसे करेंगे, 20 और 5, तो क्या करेंगे
20 और 5, 20 और 5, या 5 और 20, दोनों तरीके से कर सकते हैं, 5 और 20 या 20 और 5। जैसे आ जाए बच्चों 43, तो इसका समास वगैरह क्या करेंगे, 40 और 3 या 3 और 40, 40 और 3। इसी प्रकार आ जाए तीसरा उदाहरण 86। तो प्यारे बच्चों इसका समास वगैरह क्या होगा, 80 और 3, और 3 या 3 और 80। इसी प्रकार आ जाए 26, 26 का समास विग्रह 20 और 6। इसी प्रकार आ जाए 42, 40 और 2। इसी प्रकार आ जाए 65, 60 और 5। इसी प्रकार आ जाए 72, 70 और 2 या 2 और 70। तो प्यारे बच्चों द्वंद्व समास की कितनी परिभाषा है, 2। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और उस समास का विग्रह करने पर किसका प्रयोग करेंगे, और या आका। और दूसरा क्या है, 1 से लेकर 9 तक, और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इनको छोड़कर जो भी संख्या आ जाए तो उसमें क्या करेंगे, पूर्ण समास करेंगे, उसमें द्वंद्व समास करेंगे। उसमें कौन सा करेंगे, द्वंद्व समास। तीसरी परिभाषा और प्यारे बच्चों द्वंद्व समास की, करा कि जो विशेषण होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5। कई बुकों में 4 है लेकिन एनसीईआरटी की बुक में क्या है, 5। तो एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक क्या होता है अनिश्चित संख्यावाचक। करा कि संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा क्या होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो बच्चों इन दोनों में अंतर क्या है, जो निश्चित संख्या का बोध कराता है, जो निश्चित संख्या क्या कराता है, बोध, उसे क्या कहेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और अनिश्चित संख्यावाचक किसे कहेंगे, जो निश्चित संख्या का बोध ही नहीं कराता, उसे क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक। महेश का कक्षा में प्रथम स्थान है, तो प्रथम शब्द क्या है, निश्चित संख्या का विशेषण करा रहा है। गांव में 10-20 लोग रहते हैं, जैसे गांव में 10-20 लोग ही रहते हैं, तो कन्फर्म तो है नहीं 10 रहते हैं या 20। तो प्यारे बच्चों 10 और 20 संख्या क्या है, अनिश्चित। और आपसे पूछ लें 10 और 20 में कौन सा समास है, तो हमारा उत्तर होगा द्वंद्व समास। 10 से लेकर 20 तक या 10 और 20। तो प्यारे बच्चों जो अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण है उसमें भी द्वंद्व समास रहेगा। 4, 5, 4 और 5 या 4 से लेकर 5 तक, 10, 20, 10 से लेकर 20 तक, 10 या और 20। जो अनिश्चयवाचक संख्या को उदाहरण देंगे उसमें क्या रहेगा, द्वंद्व समास। अब प्यारे बच्चों पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, तो प्रश्न में 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। कहेगा निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। जिसमें 3 तो क्या मिलेंगे, द्वंद्व समास के उदाहरण। 3 तो क्या रहेंगे, द्वंद्व समास के उदाहरण। जो एक होगा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं रहेगा। दूसरी टाइप का क्वेश्चन क्या बनाएगा, निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए, निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। जिसमें एक तो द्वंद्व समास का उदाहरण रहेगा और 3 रहेंगे जो द्वंद्व समास के उदाहरण नहीं होंगे, वो आपको बताना होगा। फिर क्या करेगा प्यारे बच्चों, एक तरफ तो क्या दे देगा, समास, एक तरफ क्या दे देगा, समास का नाम, समास दे देगा, और दूसरी तरफ क्या देगा, समास का नाम, और आपस में इनका क्या कराना होगा, मिलन, आपस में इनको मिलान कराना होगा। फिर क्या दे देगा, कोई भी समास देगा, कौन सा समास है जिसका समास विग्रह सही नहीं है, कौन सा समास है जिसका समास विग्रह सही नहीं है। तो आपको 3 समास का तो समास विग्रह सही रहेगा और एक समास का समास विग्रह गलत रहेगा। इस टाइप के द्वंद्व समास में पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों जो समास का टॉपिक है ये यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा या ऑल इंडिया में जितने भी हिंदी के पेपर प्रश्न आते हैं, जिस पेपर में भी हिंदी आती है उसमें समास का टॉपिक
अब से आता है और उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है छोटे कंपटीशन में। अगर नेट वगैरह फर्स्ट ग्रेड टीजीटी पीजीटी जो विशेष हिंदी होती है उसमें 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। प्यारे बच्चों, अब आता है तीसरा समास हमारा द्विगु। द्विगु समास। बच्चों द्विगु समास है, आपको यह नॉलेज है कि समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। कितने होते हैं? 2 या 2 से अधिक। और जिसमें एक पद होता है उसमें कभी भी समास नहीं रहता। तो द्विगु समास किसे कहेंगे? जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाचक। जिसमें 2 पद रहेंगे, प्रथम पद और द्वितीय पद। कितने पद रहेंगे? प्रथम पद और द्वितीय पद। तो पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक। पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक। जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाचक। जैसे देखिए, पहला पद संख्यावाचक। पहला नियम क्या? पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक। 2 पद रहेंगे जिसमें पहला पद क्या रहेगा? संख्यावाचक। दूसरा क्या भाई? पहला पद संख्यावाचक या नहीं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 1 से लेकर 100 तक। लेकिन पहला पद संख्यावाचक हो और वह संख्या कहां तक मिलेगी? 1 से लेकर 9 तक। 1 से लेकर 9 तक संख्या। प्यारे बच्चों, पहला पद क्या रहेगा? संख्यावाचक। लेकिन संख्या कहां तक रहेगी? 1 से लेकर 9 तक। अगर 9 से आगे आती है 10 11 12 13 14 15 16 17, तो उसमें द्विगु समास नहीं रहेगा। यह अनिवार्य शर्त है। पहला पद संख्यावाचक, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर दशानन आगा, 12 सिंगा आगा, तो इनमें द्विगु समास नहीं है। तो पहला पद संख्यावाचक हो और संख्या कहां तक हो? 1 से लेकर 9 तक। तीसरी शर्त क्या रख दी भाई प्यारे बच्चों? और यह संख्या किसका बोध कराएगी? समूह का। यह संख्या किसका बोध कराएगी? समूह का। समूह या समहार का। बच्चों, द्विगु समास पहचानने की 3 बातें हैं। पहला पद क्या हो? संख्यावाचक। ये नहीं आपको आ जाए भाई 99 में आ जाए और कुछ आ जाए। पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक। और यह संख्या कहां तक मिलेगी? 1 से लेकर 9 तक। और क्या मिलेगी? 1 से लेकर 9 तक। लेकिन 1 से लेकर 9 तक तो रहेगी, लेकिन इसमें भी एक शर्त रख दी, संख्या 1 से लेकर 9 तक हो, लेकिन वह संख्या किसका बोध कराए? समूह का। किसका कराएगी? समूह का। तभी द्विगु समास रहेगा। तभी क्या रहेगा? तभी क्या रहेगा? द्विगु। लेकिन 1 से लेकर 9 तक संख्या हो, लेकिन वह समूह का बोध नहीं कराती, तो प्यारे बच्चों उसमें द्विगु समास नहीं रहेगा। दूसरी बात, अगर जिस शब्द में 100 300 1000 500 700 800 अगर वह संख्या समूह का बोध कराती है, उसमें क्या रहेगा? द्विगु समास। और इस समास का विग्रह करने पर, इस समास का विग्रह करने पर किसका प्रयोग करेंगे? समूह या समाहार का। जैसे हम देखते हैं उदाहरण, आपके सामने 2 उदाहरण है। एक है त्रिलोक। त्रिलोक। एक आ जाए बच्चों आपके सामने त्रिनेत्र। त्रिनेत्र। ये 2 उदाहरण है, त्रिलोक और त्रिनेत्र। अब आपसे पूछें इन दोनों पदों में द्विगु समास है या एक पद में द्विगु समास है? सबसे पहले हम इनका समास विग्रह करेंगे। आप देखो 2 पद हैं, एक तो क्या है? त्रि है। एक क्या है? त्रि। एक क्या है? लोक। ये त्रि तो क्या है? प्रथम पद। त्रि क्या है? प्रथम पद। और लोक क्या है? द्वितीय पद।
समास में कितने पद होते हैं? 2 पद। आप देखो त्रि, तो प्यारे बच्चों त्रि शब्द का क्या अर्थ होता है? 3। त्रि का अर्थ क्या होता है? 3। तो पहला पद क्या है? संख्यावाचक। पहला पद क्या है? संख्यावाचक। और संख्या कहां तक है? 1 से लेकर 9 तक। अब हमें यह देखना है, ये 3 है, ये 3 शब्द है, ये समूह का बोध कराता कि नहीं? अब हमारे सामने प्रश्न आता है, त्रिलोक किसे कहते हैं? त्रिलोक किसे कहते हैं? तो हमारा होगा 3 लोक का जो समूह होता है। कितने लोक का? 3 लोक का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? त्रिलोक। तो प्यारे बच्चों 3 लोक कौन कौन से होते हैं? आकाश, पाताल और धरती। जब इन तीनों का समूह होगा उसे हम क्या कहेंगे? त्रिलोक। देखिए पहला पद क्या है? संख्यावाचक। पहला पद क्या है? संख्यावाचक। और संख्या कहां तक है? 1 से लेकर 9 तक। आप देखो ये 1 से लेकर 9 तक संख्या 3। अब हमें ये देखना होगा ये समूह का बोध कराती है नहीं? तो ये समूह का बोध कराती है। तो प्यारे बच्चों इसमें कौन सा समास रहेगा? द्विगु समास रहेगा। दूसरा उदाहरण देखते हम, त्रिनेत्र। त्रि का अर्थ क्या होता है? 3। ये पहला पद है और नेत्र क्या है? दूसरा पद है। तो त्रि का अर्थ क्या है? 3। तो पहला पद संख्यावाचक है 3 और संख्या कहां तक है? 1 से लेकर 9 तक। अब ये त्रि है, त्रिनेत्र। अब हम देखना होगा ये जो 3 है ये समूह का बोध कराते हैं नहीं? आप देखो त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का कहीं समूह है? नहीं है। तो कहेंगे इसका समास विग्रह 3 है जिसके नेत्र वह कौन है? शिव। तो प्यारे बच्चों पहला पद, पहला समास है इसमें द्विगु है और द्वितीय समास है इसमें द्विगु समास नहीं है। ये पहला पद तो संख्यावाचक है और संख्या 1 से लेकर 9 तक है, लेकिन ये संख्या समूह का बोध नहीं कराती, तो इसमें द्विगु समास नहीं रहे। अब परिभाषा देखिए, जिस समास का पहला पद जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो। कौन सा हो? संख्यावाचक। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और वह पद समूह का बोध कराता हो, और वह पद समूह का बोध कराता हूं। बोध करते ज्ञान। उसे द्विगु समास कहते हैं। इस समास का विग्रह करने पर, जैसे द्विगु पूछ लेते प्यारे बच्चों, द्विगु समास का विग्रह करने पर हम किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? तो हमारा उत्तर होगा समूह या समाहार का। किसका करेंगे? समूह या समाहार का। इस समास का विग्रह करने पर समूह या समाहार का प्रयोग करते हैं। बच्चों द्विगु समास की परिभाषा क्या होगी? जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाचक, और वह संख्या कहां तक हो? 1 से लेकर 9 तक। वह संख्या कहां तक हो? 1 से लेकर 9 तक। और वह संख्या किसका बोध कराएगी? समूह का। तभी उसमें द्विगु समास रहेगा। लेकिन जिस समास का पहला पद तो संख्यावाचक हो और संख्या 1 से लेकर 9 तक भी है, लेकिन वह समूह का बोध नहीं कराती, तो उसमें द्विगु समास नहीं रहेगा। जैसे जिसमें द्विगु समास नहीं है वो संख्या बताता हूं, एक दंत है, त्रिनेत्र है, चतुरानन है, पंचानन है, षडानन है, दशानन है, 12 सिंगा। तो प्यारे बच्चों इनका पहला पद तो संख्यावाचक है, लेकिन ये समूह का बोध नहीं कराते, इस कारण इसमें द्विगु समास नहीं है।
कई बार पूछ ले प्यारे बच्चों, जो द्विगु शब्द है, जो द्विगु शब्द है इसमें कौन सा समास है? द्विगु शब्द में कौन सा समास है? तो द्विग का अर्थ होता है दो, गु का अर्थ है गाय, दो गायों का जो समूह होता है उसे क्या कहेंगे? द्विगु। तो द्विगु शब्द में भी कौन सा समास है? द्विगु समास। अब बच्चों हम इनके उदाहरण निकालते हैं द्विगु समास के। जैसे देखिए, एक तरफ लिखेंगे समास, सेकंड तरफ लिखेंगे समास विग्रह। समास विग्रह। पहला समास आ जाए चौमासा। तो प्यारे बच्चे पूछ ले चौमासा शब्द, चौमासा में कौन सा समास है? तो हमारा उत्तर होगा द्विगु। अब कहें चौमासा शब्द का सही समास विग्रह क्या है? तो क्या करोगे? चार मासों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? चौमासा। चार मासों के समूह, जो 4 महीनों का समूह होता है उसे क्या कहते हैं? चौमासा। प्यारे बच्चों आ जाए अगला चतुर्युग। तो बच्चों चतुर्युग में कौन समास है? द्विगु है। इसका सही समास वगैरह क्या होगा? 4 युगों का समूह। 4 युगों का समूह। तीसरा उदाहरण आ जाए प्यारे बच्चों चौराया। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? 4 राहों का समूह। राहों का समूह। अगला उदाहरण आ जाए प्यारे बच्चों पंचवटी। पंचवटी। तो इसका समास विग्रह क्या करोगे? 5 वटों का समूह। 5 वटों का समूह। इसी प्रकार आ जाए त्रिमूर्ति। तो प्यारे बच्चों इसका समास वगैरह क्या होगा? 3 मूर्तियों का समूह। 3 मूर्तियों का समूह। इसी प्रकार आ जाए प्यारे बच्चों पंचपात्र। तो क्या करोगे? 5 पात्रों का समूह। इसी प्रकार आ जाए नवरात्रा। तो क्या करोगे? 9 रात्रियों का समूह। इसी प्रकार आ जाए सप्तऋषि। तो क्या करोगे? 7 ऋषियों का समूह। इसी प्रकार अगला शब्द आ जाए शताब्दी। तो क्या करोगे? 100 वर्षों का समूह। इसी प्रकार आ जाए शतक। तो क्या करोगे? 100 रणों का समूह या 100 का समूह। तो जिस समास का पहला पद ही संख्यावाचक हो और वह किसका बोध कराता हो? समूह का, तो उसमें कौन सा रहेगा? द्विगु समास। जैसे आ जाए तिकोना। तिकोना किसे कहेंगे? 3 कोणों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? तिकोना। इसी प्रकार आ जाए चौबारा। चौबारा किसे कहेंगे? जो 4 बाणों का जो समूह होता है उसे क्या कहेंगे? चौबारा। इसी प्रकार अगला उदाहरण आ जाए तिबारा। तो प्यारे बच्चों तिबारा शब्द में कौन समास है? 3 बाणों का जो समूह होता है उसे क्या कहेंगे? तिबारा। पंचतंत्र 5 तंत्रों का जो समूह। पंचशेरी 5 शेरों का जो समूह होता है उसमें कौन सा होगा? द्विगु। लेकिन एक दंत है, त्रिनेत्र है। नोट डाल देता हूं बच्चों। एक दंत
त्रिनेत्र, चतुरानन, पंचानन, षडानन, दशानन, पंजाब, बारह सिंगा। प्यारे बच्चों, इनका पहला पद तो संख्यावाचक है। इनका क्या है? पहला पद तो संख्यावाचक है, लेकिन समूह का बोध नहीं करा रहे। इस कारण इसमें द्विगु समास नहीं रहेगा। इन सभी में क्या है? बहुब्रीहि समास। इनमें क्या है? बहुब्रीहि। लेकिन तिरंगा और चतुर्भुज, तिरंगा और चतुर्भुज, प्यारे बच्चों, जो तिरंगा और चतुर्भुज है इसमें दोनों समास है। एक तो द्विगु भी है, एक बहुब्रीहि भी। अगर जहां तीन रंगों का समूह होगा तब तो क्या कहेंगे? तिरंगा। और चार भुजाओं का समूह होगा उसे क्या कहेंगे? चतुर्भुज। लेकिन चार भुजाएं जिसका वह कौन है? विष्णु। तीन, जो तिरंगा किसका प्रतीक है? भारत का, राष्ट्रीय का। तो इनमें द्विगु भी है और बहुब्रीहि भी। अगर दोनों उत्तर आ जाएं तब हम क्या करेंगे? बहुब्रीहि समास। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार सत सही है तो 702 का जो समूह होता है उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास। इसी प्रकार दुपहिया आ जाए, दुपहिया किसे कहते हैं? दो पहियों का जो समूह होता है उसे क्या कहेंगे? दुपहिया। इसी प्रकार आ जाए दो पैर, और दो पैर किसे कहेंगे? दो पैरों का जो समूह होता है उसे क्या कहेंगे? दो पैर। इसी प्रकार षड ऋतु किसे कहते हैं? छह ऋतुओं का जो समूह होता है उसमें कौन सा होगा? द्विगु समास। उसमें कौन सा रहेगा? द्विगु समास। प्यारे बच्चों, ये एक अपनी बुक है अनुष्का हिंदी व्याकरण। ये सभी कंपटीशन के लिए थ्योरी टाइप भी है और ऑब्जेक्ट टाइप भी है। थ्योरी में 0 लेवल से लेकर IAS, चाहे 0 लेवल की तैयारी करो, चाहे IAS या IPS की करो, TGT, PGT, PRT, जितने भारत में टेट होते हैं, टीचर भर्ती या और भी कंपटीशन, उनके लिए बहुत ही प्रसिद्ध बुक है। और इसमें ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है जिसमें 41 प्रश्नों का सारे संग्रह है जो विभिन्न परीक्षा में आए हुए हैं। अगर आप बुक मंगवा सकते हो, ये ऑनलाइन मिल सकती है फ्लिपकार्ट पर भी और अमेजन पर भी। अगर ऑफलाइन मंगाते हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 99 29 17 92 55। इन पर कॉल कर आप मंगवा सकते हो। एक हमारा कंपटीशन ग्रुप है अनुष्का पब्लिकेशन टेलीग्राम ग्रुप, आप उससे भी जुड़ सकते हो, उसमें इसकी PDF मिल सकती है। और हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप है जयकरण यादव 7 या जयकरण यादव 148, आप इन पर भी हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हो। ये तो प्यारे बच्चों कौन सा है? द्विगु समास। द्विगु समास कंप्लीट। अगला समास हमारा रहेगा कर्मधारय। कौन सा समास है? कर्मधारय। कर्मधारय। बच्चों, कर्मधारय समास किसे कहते हैं? समास में कितने पद होते हैं? दो पद। कितने पद होते हैं? दो पद। पहले इसकी मैं जिस समास का पहला पद एक, जिस समास में कितने पद होते हैं? दो। जिस समास में एक पद क्या हो? विशेषण, और दूसरा पद क्या हो? विशेष, तो उसमें कौन सा होगा? कर्मधारय समास। तो प्यारे बच्चों, एक पद तो क्या रहेगा? विशेषण, और दूसरा पद क्या रहेगा? विशेष। याद रखना, दो पद रहेंगे और दोनों पदों में किसका भाव रहेगा? विशेषण और विशेष का। तो हमें यह नॉलेज होनी चाहिए बच्चों, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण किसे कहते हैं? जो पद संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो पद
संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता, उसे क्या कहेंगे, विशेषण। जैसे आ जाए नीला आकाश, सफेद गाय, लाल घोड़ा, छोटी लड़की, कुछ पुस्तक। बच्चों है नीला आकाश है, सफेद गाय है, लाल घोड़ा है, छोटी लड़की है, कुछ पुस्तक। तो आपसे इनमें पूछें विशेषण शब्द कौन से हैं, तो विशेषण की परिभाषा क्या है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहेंगे, विशेषण। जैसे हमारे सामने है नीला आकाश। आप बताओ इनमें नीला या आकाश कौन सा शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा। हम कह सकते हैं नीला आदमी या आकाश आदमी, नीला कपड़ा या आकाश कपड़ा। तो कहने का अर्थ है नीला शब्द क्या रहेगा, विशेषण। इसी प्रकार सफेद गाय, तो प्यारे बच्चों ये सफेद शब्द है, न किसी संज्ञा सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता। लाल शब्द है, ये भी विशेषता बताता है। छोटी है, ये भी विशेषता, और कुछ है, ये भी विशेषता। तो प्यारे बच्चों इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण। इन शब्दों को हम क्या कहेंगे, विशेषण। क्यों कहेंगे, ये शब्द हैं संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता। ये शब्द हैं किसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की। तो विशेषण की परिभाषा क्या प्यारे बच्चों, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहेंगे, विशेषण। अब हमारे सामने प्रश्न ये आ रहा है, विशेष किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, अर्थात संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले, प्यारे बच्चों संज्ञा के स्थान पर जो काम आने वाले शब्द हैं उन्हें क्या कहेंगे, सर्वनाम। ध्यान होना चाहिए, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द है उनको क्या कहेंगे, विशेष। उनको क्या कहेंगे, विशेष। विशेष किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहेंगे, विशेष। आप देखो आकाश, और आकाश की विशेषता क्या बताई गई है, नीला। हमें देखना है आकाश शब्द संज्ञा का सर्वनाम है, तो प्यारे बच्चों आकाश क्या है, संज्ञा। सफेद गाय, गाय भी संज्ञा है, घोड़ा भी संज्ञा है, लड़की भी संज्ञा है, पुस्तक भी संज्ञा है। तो इनको हम क्या कहेंगे, विशेष। इनको क्या कहेंगे, विशेष। विशेष में वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम शब्द और इनकी जो विशेषता बताते हैं इन्हें क्या कहते हैं, विशेषण। प्यारे बच्चों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगर तीसरी क्लास पढ़ने से पहले हमें पहली और दूसरी क्लास पढ़ना जरूरी है, जब भी तीसरी क्लास समझ में आएगी। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू और धन्यवाद।